हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। द हिंदू एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं और द हिंदू एडिटोरियल आपका डेली अब चल रहा है। ठीक शाम 5 बजे आप ये वीडियो देख सकते हैं। संडे मंडे कोई भी दिन हो, एडिटोरियल आपको मिल रहा है। और हम लोग यहाँ पे ग्रामर सीखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन सीखते हैं, ट्रांसलेशन सीखते हैं, वोकैबुलरी सीखते हैं। तो एक प्रकार से एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक होलिस्टिक सेशन है जहाँ पे सब कुछ चीज़ें आप सीख सकते हैं जहाँ तक अंग्रेजी सीखने की बात है। एक कोर्स आपके लिए उपलब्ध है एसएससी सीडीएस के लिए, सारी जानकारियां दी गई हैं। इसके लिए आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और जो मैं पढ़ा रहा हूं उस सेशन का पीडीएफ अगर आप चाहिए तो उसका पीडीएफ उपलब्ध होता है टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर। और अगर आप स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसकी इंग्लिश की तैयारी करनी है, तो फिर आप इंग्लिश मास्टर नाम से एक अलग चैनल है, वहां पर आप जुड़ जाएं। वहां पे स्टेट एग्जाम्स की इंग्लिश करवाई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट। तो दिल से निकली कहानियां, ये इसका ट्रांसलेशन है। स्टोरीज नाउन है, कहानियां फ्रॉम प्रेपोजिशन है, द डिटर्मिनर है, हार्ट नाउन है। और बॉडी ऑर्गन्स का नाम जो भी होता है उससे पहले हम द लगाते हैं। तो दिल से निकली कहानियां, ये इसका ट्रांसलेशन है। क्या मतलब है? ये इस पर लिखा गया है, ऑन प्रेपोजिशन हो गया। बानो मुस्ताक नाम हो गया। विनिंग द इंटरनेशनल बुकर फॉर हार्ट लैम्प। बानो मुस्ताक, विनिंग जीतना। बानो मुस्ताक तो नाम है, तो नाउन है। अब इनके द्वारा जीता गया है। अब ये विनिंग जो है, वैसे तो इज विनिंग करूंगा, एम विनिंग करूंगा या आर विनिंग करूंगा तब तो क्या होता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। वॉज विनिंग, वर विनिंग करूंगा तब पास्ट कंटिन्यूअस चला जाएगा, कोई क्रिया नहीं है। तो ये तो हेडलाइन बनाई गई है केवल। तो आपको ये पूरा सेंटेंस वैसे नहीं समझना है, बस आपको थोड़ा सा मोटा मोटा अर्थ निकाल लेना है। तो बानो मुस्ताक का जीतना इसके ऊपर है। ये विनिंग भी नाउन के रूप में ही काम करेगा। इनके द्वारा जीता जाना, क्या इंटरनेशनल बुकर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, और किसके लिए? उनकी एक रचना है हार्ट लैम्प। इसके माध्यम से इस पुस्तक के लिए इनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। तो बानूज बुकर विल हेल्प रीजनल लैंग्वेजेस गेन ग्लोबल रिकॉग्निशन। तो यहाँ बानूज बुकर, बानू का जो ये बुकर पुरस्कार है, ठीक है, ये तो नाम है तो बी कैपिटल दे दिया आपको। विल हेल्प, ये सहायता करेगा। रीजनल लैंग्वेजेस मतलब क्षेत्रीय भाषाओं की सहायता किस में करेगा? गेन प्राप्त करने में। ग्लोबल मतलब वैश्विक। रिकग्निशन मतलब पहचान। रिकग्निशन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, या एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक्सेप्टेंस मान लो, पहचान। एक काम की बात यहाँ पे ये है कि हेल्प जो है उसके बाद में हम बेस फॉर्म भी लगा सकते हैं और उसके बाद में टू के साथ बेस फॉर्म भी लगा सकते हैं। तो हेल्प के साथ दोनों चीजें हो सकती हैं। चाहे तो आप हेल्प के साथ लगाइए बेस फॉर्म, और चाहिए तो लगाइए टू प्लस बेस फॉर्म, दोनों पॉसिबल है। तो बानू का बुकर ये नाम है, ठीक है, नाउन है। ये पुरस्कार का नाम है, ये भी नाउन है। ये अपोस्ट्रोफे है, जिनिटिव केस है, बताया था। तो बानो का जो बुकर है वो सहायता करेगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। किसको सहायता करेगा? रीजनल लैंग्वेजेस को। ये नाउन हो गया लैंग्वेजेस, और रीजनल यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्षेत्रीय भाषाओं की हेल्प करेगा। किसमें? ग्लोबल पहचान प्राप्त करने में, वैश्विक पहचान प्राप्त करने में। गेन का मतलब क्या है? प्राप्त करना है, ठीक है। आगे देखिए, द मार्जिनलाइज्ड हैव कम टू द फोर। यहाँ मार्जिनलाइज का मतलब आपको पता होना चाहिए। यहाँ कम टू द फोर एक फ्रेज है, इसका मतलब पता होना चाहिए। मार्जिनलाइज्ड का मतलब है वो तबका जो हाशिए पर है, जो अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, जो ऑप्रेस्ड है, जो डाउन ट्रोडन है। तो मार्जिनलाइज्ड का मतलब मैं यहां लिख देता हूं, मार्जिनलाइज्ड। ये एडजेक्टिव है वैसे, और इसका मतलब है डाउन ट्रोडन कह सकते हो, दलित कह सकते हो, है ना। जो सेक्शन ऑप्रेस्ड है, जिसका दमन हुआ है, वो कह सकते हो। जिसको आप अंडर रिप्रेजेंटेड कह सकते हो, जिसको इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। पिछड़ा हुआ तबका कह सकते हो, अंडर रिप्रेजेंटेड। ये सिनोनिम्स हैं इसके। द लगा रखा है तो एक बात ये भी ध्यान रखना कि जब आप द के साथ एडजेक्टिव लगाते हो तो वो बन जाती है प्लूरल नाउन, बहुवचन संज्ञा। तो इसी कारण से आप देख सकते हैं, वैसे तो एडजेक्टिव सब्जेक्ट होता ही नहीं है, लेकिन द लगाने के कारण ये सब्जेक्ट बन गया, और इसकी वर्ब दे रखी है ये हैव, ठीक है, और थर्ड फॉर्म ये प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है। तो जो पिछड़ा हुआ तबका है, हैव कम टू द फोर,
कम टू द फोर का मतलब क्या है? लीडिंग पोजीशन में आना। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है? इन अ लीडिंग पोजीशन, अग्रणी पंक्ति में आना। इन अ लीडिंग पोजीशन या कॉन्स्पिकस पोजीशन, स्पष्ट स्थिति में आना, ये होता है कम टू द फोर। इन या और टू अ लीडिंग पोजीशन। ठीक है, एक अग्रणी पंक्ति में आना। तो जो पिछड़ा हुआ तबका है वो आ चुका है आगे अग्रणी पंक्ति में। कैसे? इसके साथ, विद प्रेपोजिशन हो गया। किसके साथ? बानू मुश्ताक के जीतने से। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो इसको मिला है ना, किसके लिए? 2025 के लिए। तो 25 का जो ये मिला है पुरस्कार, इसके साथ ही ये तबका थोड़ा आगे आ गया है, ये अब पिछड़ा हुआ नहीं है, ये कहना चाहता है। ठीक है, आगे देखेंगे। इन अ फर्स्ट फॉर कन्नडा। अब ये जो है इन अ फर्स्ट, फर्स्ट से पहले वैसे आपने द ही लगाया होगा हमेशा। जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जनरली उससे पहले द ही लगता है, चाहे वो फिर फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो, इन सभी को हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। क्यों बोलते हैं ऑर्डिनल? क्योंकि ये संख्या बताते हैं और सीक्वेंस बताते हैं। सीक्वेंस बताने वाली जो संख्याएं होती हैं वो ऑर्डिनल नंबर हैं। इससे पहले हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ए लगाया है, इसका मतलब जो पहली ही बार हुआ है, जो किसी सेक्टर में पहली ही बार हुआ है, सीक्वेंस बताता हो पहला दूसरा तीसरा, वहां पे द लगता है, लेकिन जो काम वेरी फर्स्ट टाइम हुआ है उसके लिए ए लगाते हैं। तो इन अ फर्स्ट फॉर कन्नडा, मुस्ताक एंड हर ट्रांसलेटर दीपा भास्ती वॉकड अवे विद द टॉप ऑनर्स। तो ये पहली बार हुआ है किसी कन्नड़, मतलब कन्नड़ मतलब कोई भी कन्नड़ व्यक्ति के लिए। ठीक है, ये पहली बार हुआ है किसके लिए? कोई भी कर्नाटका के रहने वाले व्यक्ति के लिए, कन्नड़ व्यक्ति के लिए। क्या पहली बार हुआ है? ये पहली बार हुआ है कि भाई इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। ये दो नाम बताए हैं आपको इसके अंदर, इन दो नामों ने पुरस्कार जीता है। देखो, पहली बार इसके लिए एक तो नाम है मुस्ताक और एक नाम है उसकी ट्रांसलेट, लड़की है, महिला है, इनकी अनुवादक है दीपा भास्ती। ठीक है, ये दो। ये वॉक अवे विद, ये एक फ्रेज है। फ्रेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तीन शब्द दे रखे हैं, वॉक है, अवे है, विद है। तो वॉक अवे विद को हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब है विन अ प्राइज, पुरस्कार प्राप्त करना। इसका मतलब है वॉक अवे विद का मतलब है, वॉक अवे विद का मतलब क्या है? पुरस्कार प्राप्त करना। ठीक है, तो इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आगे देखो दे रखा है पुरस्कार के लिए ऑनर दे रखा है आपको। तो इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए, टॉप ऑनर्स प्राप्त किए, मतलब जो उच्चतम सम्मान है वो प्राप्त किए। कब? ट्यूसडे नाइट को, मंगलवार की रात को, मतलब 21 मई 2025 की बात है। तो जब आप डे और डेट की बात करते हो पर्टिकुलर तो ऑन लगता है, और लंदन में ये हुआ, ये जगह के लिए इन लगा दिया, प्रिपरेशन है, और इस रचना के लिए इनको मिला है। तो थोड़ा सा बता दूं आपको मैं, ये वाला तो फ्रेज है, एक एक दो तीन चार पांच, पांच शब्दों का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है, जो अपने आप में कोई अर्थ नहीं देता है लेकिन सेंटेंस में जुड़कर उस सेंटेंस को डेफिनेट कर देता है, वो फ्रेज कहलाता है। चूंकि प्रेपोजिशन से स्टार्ट है इसलिए मैं इसको नाम दे सकता हूं प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कन्नड़ के लिए पहला मौका था, कन्नड़ कर्नाटक रहने वाले के लिए पहला मौका था कि मुस्ताक और उसके जो अनुवादक है दीपा भास्ती, ये इन्होंने क्या प्राप्त किए? शीर्ष सम्मान हासिल किए। ठीक है, कब की बात है? मंगलवार रात की बात है, 21 मई 2025 की बात है, लंदन में प्राप्त किए और हार्ट लैम्प रचना के लिए प्राप्त किए। ये प्रेपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट, ये प्रेपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट, और ये दोनों जो है सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है वॉक्ड, और वॉक्ड अवे विद वैसे कोई फ्रेज है, तो टॉप ऑनर्स इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या प्राप्त किए, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वॉट का आंसर है। और ये वाला प्रेपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट, और ये सब बताई दी मैंने। दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम। अब देखो मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम, फर्स्ट दे दिया, ऑर्डिनल नंबर द का प्रयोग करेंगे, द लग रहा है। दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद में नाउन नहीं है। इज है वो लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद ना तो कोई क्रिया नहीं दे रखी, थर्ड फॉर्म नहीं है, आईएनजी नहीं है, तो ये फिर लिंकिंग वर्ब है। ऑल्सो है वो एडवर्ब है, और ऑल्सो की पोजीशन जब लिंकिंग वर्ब होती है उसके बाद ऑल्सो आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद में ऑल्सो आता है। तो ये पहली बार हुआ है इन द हिस्ट्री, इतिहास में। और हिस्ट्री किसकी है, इसलिए यहाँ पे द लगा है, तो हिस्ट्री यहाँ स्पेसिफिक है
हिस्ट्री किसकी है? हिस्ट्री है ये ऑफ द प्राइज, इस प्राइज की, मतलब ये जो बुकर प्राइज है ना उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ प्राइज के पहले द इसलिए है क्योंकि होमोफोरिक या एनाफोरिक रेफरेंस है, पहले हम चर्चा कर चुके हैं बुकर प्राइज की, इसलिए द का प्रयोग है। प्राइज की हिस्ट्री है इसलिए ये स्पेसिफिक हो गया तो द लग गया। दैट अ कलेक्शन, तो ये पहली बार हुआ है इसके इतिहास में कि, ये कंजंक्शन है। क्या पहली बार हुआ है? पहली बार ये हुआ है कि कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज हैज वन, कि कोई छोटी कहानियां जो हैं उसके किसी संकलन ने, उसके कलेक्शन ने, ये कलेक्शन की वर्ब है हैज वन, इसने कुछ जीता हो ये प्राइज, पहली बार ऐसा है। ठीक है, हैज वन है, प्रेजेंट परफेक्ट है। वन जो है उसकी तीनों फॉर्म विन वन वन होता है, वोन इसका उच्चारण नहीं होता है, वन वन ही उच्चारण करेंगे। कलेक्शन है वो नाउन है, ये डिटर्मिनर है, और अ कलेक्शन जो है वो आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज वन दे रखा है। ठीक है, तो शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन ने जीता हो ऐसा पहली बार हुआ है। और यहाँ पे ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी काम करता है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, ऐसा दे रखा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। ये बात नोट कर लेना आप, क्या बता रहा हूं कि जब ऐसा दे रखा हो आपको दिस इज द फर्स्ट टाइम, या दे रखा हो दिस इज द सेकेंड टाइम, या दे रखा हो दिस इज द थर्ड टाइम, ऐसा कुछ भी दे रखा हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये कहानी है, ठीक है, ये आना चाहिए। क्लियर? अगले में आइए। ब्रीचिंग वॉल्स, ब्रेकिंग सीलिंग्स एंड एंड्योरिंग एंग्री आउटबर्स्ट, तो क्या मतलब है इसका? ब्रीचिंग वॉल्स का मतलब दीवारें लांघती, ब्रीच का मतलब वैसे तो ब्रेक करना होता है, तोड़ना होता है, ब्रीच का मतलब इनफ्रिंज भी होता है, अतिक्रमण करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे है लांघती दीवारें। ब्रीचिंग है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वॉल्स यहाँ पे नाउन है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये भी एडजेक्टिव है और ये आपके नाउन है, फिर ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। ये लग रहा है पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट कि एक जैसी चीजें सीरीज में चल रही हैं। तो लांघती दीवारें, ब्रेकिंग सीलिंग्स का मतलब है, ब्रेकिंग सीलिंग, सीलिंग्स मतलब छतें होती हैं, ब्रेक मतलब तोड़ना, टूटती हुई छतें या तोड़ती हुई छतें, या सीलिंग्स का मतलब आप छत न मान के इसको वो मान लो कि बेड़ियां हैं ये, सीलिंग का मतलब ये भी होता है, जो चीज आपको कोई काम करने से रोके वो भी सीलिंग होती है। ठीक है ना? तो सीलिंग का मतलब केवल यही नहीं होता कि रूफ ही है, सीलिंग का मतलब केवल छत से नहीं होता, टॉप ऑफ अ रूम नहीं होता, ये लिमिट भी होता है, ये सीमा भी होती है, जो आपको बांध के रखती है, अपर लिमिट होती है, उसको भी बोल सकते हैं सीलिंग। ठीक है, तो ये आपको कहना चाह रहा है कि ये लांघती दीवारें। फिर दूसरा कहा ब्रेकिंग सीलिंग्स का मतलब जो लिमिट्स हैं, तोड़ती हुई लिमिट्स, सीमाएं। एंड एंड्योरिंग, एंड्योर का मतलब क्या है? एंड्योर का मतलब होता है सहन करना, तो इसके लिए तुम टॉलरेट लगा सकते हो, इसके लिए तुम पुट अप विद एक फ्रेजल वर्ब होती है ये यूज कर सकते हो, और एक और वर्ड बता देता हूं ब्रुक, BROOK, ये भी लगा सकते हो। एंग्री आउटबर्स्ट, एंग्री का मतलब गुस्से वाले, क्रोधपूर्वक, और आउटबर्स्ट जो शब्द दे रखा है आपको, इसका मतलब क्या? आउटबर्स्ट का मतलब तूफान कह दो। ठीक है, आउटबर्स्ट का मतलब वैसे फिट होता है, दौरे होते हैं ना कोई चीज का, एक इंटेंसिटी का, वायलेंट एक्टिविटी का कोई दौर होता है, उसको बोलते हैं आउटबर्स्ट, लेकिन यहां पे तुम इसको तूफान मान लो, स्टॉर्म। ठीक है, तो लांघती हुई दीवारें, तोड़ती हुई हदें, और गुस्से के तूफान को सहती हुई, है ना, ये तीन चीजें। मुस्ताक क्रॉनिकल्स, मुस्ताक यहां पे सब्जेक्ट, क्रॉनिकल्स का मतलब है कोई रिकॉर्ड रखना, कोई भी घटना है उस चीज को रिकॉर्ड करना, क्रॉनिकल यहां पे वर्ब है, इसका मतलब क्या है? टू मेक अ रिकॉर्ड या गिव डिटेल ऑफ समथिंग, लिख लो, इसका मतलब है टू मेक अ रिकॉर्ड या और गिव डिटेल ऑफ समथिंग, किसी चीज की डिटेल देना या रिकॉर्ड करना। तो मुस्ताक यहां पे रिकॉर्ड करती है द लाइव्स ऑफ मुस्लिम वीमेन, मुस्लिम महिलाओं के जीवन को, एंड देयर एंजाइटीज, और उनकी चिंताओं को। एंजाइटीज का मतलब है एंगस्ट, एंजाइटी का मतलब है एप्रहेंशन,
एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्स्टरनेशन। इन सब का मतलब होता है चिंता। फिर समझो, मुस्ताक सब्जेक्ट है यहाँ पे, क्रॉनिकल्स वर्ब है, लाइव जिसका ऑब्जेक्ट है और लिंकिंग ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ओ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मुस्लिम विमेन, इसको विमेन बोलते हैं, प्लूरल है, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, एंड कंजंक्शन है, देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, और एंजाइटीज नाउन है। तो लांघती हुई दीवारें, तोड़ती हुई हदें या लिमिट्स, और गुस्से के तूफान को सहती हुई मुस्ताक जो है वो रिकॉर्ड करती है मुस्लिम महिलाओं के जीवन को और उनकी चिंताओं को। मतलब इस किताब में इनके बारे में दे रखा है। हर स्टोरीज आर ऑल्सो पीपल्ड बाई क्लूलेस हस्बैंड्स। अब ये क्लूलेस जो है, क्लूलेस जो शब्द है ये वैसे तो एडजेक्टिव है, क्योंकि जिन वर्ड्स के एंड में लेस होता है वो जनरली क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स। और क्लूलेस का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है क्लूलेस का जो अनअवेयर है, जिनको कुछ अता पता नहीं है, अनमाइंडफुल है, जो सचेत नहीं है कोई चीज को लेकर, ठीक है। तो हर स्टोरीज, हर आरा मुस्ताक के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, स्टोरीज यहाँ पे नाउन दे रखा है, तो उसकी कहानियां जो हैं आर ऑल्सो पीपल्ड बाय, ये आर है वो लिंकिंग वर्ब है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये पैसिव वॉइस दे रखा है आपको, और पैसिव वॉइस में ये आपकी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है और ये मैन वर्ब दे रखी है। ऑल्सो फिर आप ऐसी कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हो, वहां तो लिंकिंग वर्ब की कंडीशन थी तो आपने ऑल्सो लगाया था लिंकिंग वर्ब के बाद, यहां हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद। तो उसकी कहानियां जो है पीपल्ड हैं, पीपल वैसे तो लोग होते हैं, लेकिन पीपल जब क्रिया हो तो इसका मतलब ऐसे लोग उस कहानी में हैं। तो उसकी कहानियों में लोग कौन कौन से हैं, कौन कौन से लोग भरे हुए हैं, तो लोग हैं क्लूलेस हस्बैंड्स, ऐसे पति हैं, ऐसे पति की चर्चा है जो क्लूलेस है, अनमाइंडफुल है, इग्नोरेंट है ना, और अनअवेयर है। चिल्ड्रन बच्चे, हु आर लाइक मंकीज विदाउट टेल्स, क्लूलेस हस्बैंड्स चिल्ड्रन, मतलब अनभिज्ञ, अनजान, अज्ञानी पति बच्चे हैं जो कि जैसे हैं, हु आ रहा है इन दोनों के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो किस तरह के हैं इनके लिए वर्ब आ रही है, लाइक यहां प्रेपोजिशन का काम करेगा, मंकीज जो बंदर की तरह हैं, और बंदर कैसे हैं, बिना टेल्स के, बिना पूंछ वाले बंदर, विदाउट है वो प्रेपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। लविंग एंड समटाइम्स ओवर बियरिंग ग्रैंडमदर्स, मस्क्यूलर ब्रदर्स एंड मॉलवीज। लविंग एंड, लविंग मतलब जो प्यारे हैं, डियर हैं, समटाइम्स ओवर बियरिंग, कई बार ये ओवर बियरिंग है, ओवर बियरिंग का मतलब होता है जो टायरेंट है, टायरेंट है, ठीक है, इसका मतलब होता है तानाशाह, डिक्टेटर है, डिक्टेटर का मतलब भी तानाशाह, लिख लो। ओवर बियरिंग का मतलब क्या है, और टायरेंट कह सकते हो, डेस्पोटिक कह सकते हो, डेस्पोट कह सकते हो, ठीक है। तो ये कई बार तो होते हैं बहुत ही लविंग, कई बार होते हैं तानाशाही से भरे हुए, ठीक है। ग्रैंड मदर्स मतलब दादी, ठीक है। मस्क्यूलर ब्रदर्स, मस्क्यूलर का मतलब है जो हष्ट पुष्ट है, स्टर्डी कह सकते हो, रोबस्ट कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग कह सकते हो, ऐसे भाई हैं, एंड मौलवीज, और मौलवीज हैं। तो इस कहानियों में है कौन कौन ये समझाया गया है। तो इन कहानियों में कौन कौन है, एक तो है अनजान, अनभिज्ञ, अज्ञानी, है ना, अनमाइंडफुल पति, बिना पूंछ के बंदर जैसे बच्चे, बच्चों के लिए कह रखा है, हु आर लाइक, ये बच्चों के लिए ही मानो, केवल इतना ही है, बच्चे जो है ना वो कैसे हैं, ये मैंने मिटा दिया, ये जो दे रखा है इसको हटा दो, ये इसी के लिए केवल, है ना। बच्चे कैसे, बिना पूंछ के, जैसे बंदर होते हैं वैसे बच्चे। और कौन है इसमें, इसमें दादी नानी जो हैं वो कई बार तो लविंग हैं, बहुत ही प्रेम करने वाली हैं, और कई बार ये ओवर बेयरिंग है, कई बार तानाशाही झाड़ने वाली हैं। भाई कैसे हैं, मस्क्यूलर हैं, बहुत ही तगड़े हैं, मजबूत हैं, और मौलवी, ये सब शामिल हैं इनकी कहानियों में, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसकी कहानियों में कौन कौन है, क्लूलेस हस्बैंड्स हैं, मंकीज विदाउट टेल्स की जैसे बच्चे हैं, लविंग और कई बार ओवर बेयरिंग ग्रैंड मदर्स हैं, मस्क्यूलर ब्रदर्स हैं, और मौलवीज हैं। बट एज मुस्ताक हैज सेड, लेकिन जैसा मुस्ताक ने कहा है, बट कंजंक्शन हो गया, एज मुस्ताक हैज सेड, ये कंजंक्शन है एज यहाँ पे, जैसा कि इसने कहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इन इंटरव्यूज, साक्षात्कारों में, इन प्रिपरेशन इंटरव्यू जिसका ऑब्जेक्ट है नाउन है। द नरेटिव्स, नरेटिव्स का मतलब स्टोरी लाइन कैसी है, कहानी किस बारे में है, नरेटिव का मतलब क्या है, स्टोरी किस बारे में है, टेल किस बारे में है, स्टोरी या टेल, ठीक है। तो कहानियां जो हैं
वो किस बारे में है? आर प्राइमरीली मतलब मुख्य रूप से, मेनली मान लो, ये मुख्य रूप से किन के बारे में है? ये प्रेपोजिशन हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये महिलाओं के बारे में है, नाउन है ये। एंड हाउ रिलीजन, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स डिमांड अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस फ्रॉम देम, और किस बारे में है कि कैसे धर्म, समाज और राजनीति उनसे डिमांड करती है। धर्म, समाज, राजनीति सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस, ओबीडियंस का मतलब हो गया कंप्लायंस, आज्ञा का पालन, और अनक्वेश्चनिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। कैसी आज्ञा का पालन? जिसमें कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएं, बिना कोई प्रश्न पूछे बस तुम्हें आज्ञा का पालन करना है। तुम उसको कोई भी ऐसे नहीं कि भाई तुमने मना कर दिया या पूछ बैठो कि मैं क्यों करूं, ऐसा नहीं कर सकते। फ्रॉम देम, उनसे। एंड इन डूइंग सो, और ऐसा करने में, इन्फ्लिक्ट इनह्यूमन क्रुएलिटी अपॉन देम। इन्फ्लिक्ट मतलब होता है इम्पोज, थोपना। क्रुएलिटी मतलब निर्दयता, और इन्फ्लिक्ट के साथ में प्रेपोजिशन अपॉन लगता है, और ऐसा करने में उन पर थोपी जाती हैं क्या? इनह्यूमन मतलब ह्यूमन होता है दयालु, इनह्यूमन हो गया निर्दयतापूर्ण, क्रूरता उन पर थोपी जाती है। फिर समझो। बट एज मुस्ताक हैड सेड, लेकिन जैसा कि मुस्ताक ने कहा है साक्षात्कारों में कि कहानी मुख्यतः महिलाओं के बारे में है, और इस बारे में है कि कैसे धर्म, समाज और राजनीति उनसे बिना प्रश्न पूछे आज्ञा का पालन करने की डिमांड करती है, और ऐसा करने में उन पर क्रूरता भी थोपी जाती है। ये इसका ट्रांसलेशन है। लास्ट देखिए, शी राइट्स विद कैंडर। कैंडर क्या होता है? ये होता है फ्रैंकनेस, ये होता है स्पष्टता। आप इसे फ्रैंकनेस कह सकते हो, आप इसे ओपननेस कह सकते हो, आप इसे ऑनेस्टी कह सकते हो, ईमानदारी, स्पष्टता। शी सब्जेक्ट हो गया, मुस्ताक के लिए प्रोनाउन है, ये इसकी वर्ब हो गई, तो वो लिखती है स्पष्टता के साथ। एंड राई ह्यूमर, राई का मतलब क्या है? व्यंग्यात्मक, आयरोनिक या सेटायरिकल, ठीक है, या इसको आप कह सकते हो सार्डोनिक, तिरस्कारपूर्ण भी कहा जा सकता है। ठीक है, व्यंग्यात्मक है ये। वैसे राई इसको बोलेंगे, इसका मतलब क्या है? राई का व्यंग्यात्मक, लिख लेना। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई वो लिखती है, किसके साथ लिखती है? वो लिखती है स्पष्टता के साथ, और ऐसे हास्य, व्यंग्यात्मक हास्य के साथ। इवन एज, इवन एज वाइल्ड कार्ड देता है, जब दो चीजें साथ साथ चलती हैं। फ्रेज है वैसे, दो शब्दों का समूह फ्रेज हो गया। जब दो चीजें सिमल्टेनियस चलती हैं, एक जैसे चलती हैं, उसके लिए यूज करते हैं। तो वो लिखती है स्पष्टता के साथ और व्यंग्यात्मक हास्य के साथ। और साथ में देखो, द वीमेन आर ऑफन स्ट्रगलिंग टू स्टे अफ्लोट विद देयर ब्लैक बैक्स अगेंस्ट द वॉल। बैक अगेंस्ट द वॉल एक फ्रेज है, और स्टे अफ्लोट एक फ्रेज है। तो पहले तो आप देख लो कि स्टे अफ्लोट क्या है। स्टे अफ्लोट का मतलब होता है कि आप सक्सेसफुल रहो, कुछ अच्छा कर पाओ। तो इसका मतलब है, वैसे तो जिंदा रहना होता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब है कीप डूइंग वेल, कीप डूइंग वेल, या रिमेन सक्सेसफुल, सफल होना। ठीक है, एक तो ये है। और बैक अगेंस्ट द वॉल, इसका मतलब होता है किसी मुश्किल स्थिति में होना, टू बी इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ही मुश्किल हालातों में होना, बहुत ही मुश्किल हालातों में होना। तो क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि वो लिखती है स्पष्टता के साथ और व्यंग्यात्मक हास्य के साथ। साथ ही महिलाएं जो हैं अक्सर संघर्ष कर रही हैं, विमेन जो हैं, ये द विमेन इसलिए है कि उस स्टोरी में जो महिलाएं हैं वो आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ये यहाँ पे मैन वर्ब, ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ऑफन जनरली हम लगाते हैं मैन वर्ब से पहले। महिलाएं जो हैं अक्सर संघर्ष करती हैं, किस लिए? सफल रहने के लिए, अच्छा करने के लिए। कैसे? उन मुश्किल हालातों में, अपने मुश्किल हालातों में। इन हर मूविंग एक्सेप्टेंस स्पीच, मूविंग एक्सेप्टेंस स्पीच होता है जब आप कोई विदा लेते हो किसी से, तो उस समय जो स्पीच देते हो, जैसे कि जनरली स्कूल में, कॉलेज में होता है। कॉलेज में मान लो जब ग्रेजुएशन होता है आपका, तो फिर आप स्पीच दे के जाते हो, विदाई भाषण कह सकते हो उसको बोलते हैं। तो अपने विदाई भाषण में, अपने अंतिम शब्दों में मुस्ताक हाफ ऑन, हाफ ऑन का मतलब होता है किसी एक ही चीज के बारे में बात करते रहना। टू कीप टॉकिंग, टू कीप टॉकिंग अबाउट अ सिंगल थिंग, एक ही चीज लिखते रहना, एक के बारे में बात करते रहना। वैसे तो ये नेगेटिव के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे इसने पॉजिटिव के लिए यूज कर दिया। वैसे हार्पोन होता है एक ही राग अलापते रहना, जो कि जनरली नेगेटिव होता है। तो अंतिम पंक्तियों में मुस्ताक जो है उसने जोड़ दिया है, या एक ही बात उसने करी है, किस बारे में? द पावर ऑफ वर्ड्स,
शब्दों की शक्ति के बारे में। और शब्दों की शक्ति क्या है? टू क्रिएट अ वर्ल्ड, कि ऐसा शब्द, ऐसा दुनिया बनाओ, है ना, कि ऐसी दुनिया बनाओ वेयर एवरी वॉइस इज हर्ड, जहां हर आवाज सुनी जाए। ये पैसिव है। एवरी के साथ में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब तीनों सिंगुलर लगती हैं। एवरी डिटरमिनर है, वॉइस नाउन है, इज इसकी वर्ब है, और इज हर्ड है वो पैसिव दे दिया कि हर आवाज सुनी जाए। एवरी स्टोरी मैटर्स, जहां पे हर कहानी मैटर करती हो, हर कहानी की इज्जत हो। एंड एवरी पर्सन बिलोंग्स, और जिस जिस दुनिया में सब के सब ऐसा कहें कि ये दुनिया मेरी है, बिलोंग करता हूं मैं यहां से, उसका उससे संबंध हो। एवरी पर्सन की वर्ब बिलोंग्स है, एवरी स्टोरी की वर्ब मैटर्स है, और एवरी वॉइस की वर्ब इज हर्ड है। ठीक है, तो ये लास्ट में उसने विदाई भाषण में कहा। ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।